हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखिए बेटा चैप्टर नंबर 3 जो आपका चल रहा था 6 क्लास का। आधा चैप्टर हो गया था, आधा बाकी है। पार्ट 2 देखेंगे उसका हम। तो देखिए झूठ और पटसन क्या होता है बेटा। झूठ और पटसन, पटसन तंतु को पटसन के पादप से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन का पेड़ होता है और वर्षा ऋतु में इसकी खेती की जाती है। भारत जो है भारत में वर्षा ऋतु में इसकी खेती की जाती है पटसन की। तो देखिए भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। तो ये हमारे उगाने के क्षेत्र हैं। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। जब इसमें फूल आ जाते हैं, पुष्पन अवस्था का मतलब फूल आना, पुष्पन अवस्था। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखा जाता है। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। ये जो पादप के तंतु होते हैं इनको अलग कर लेते हैं, उनको गीला रखते हैं थोड़े दिन तक जल में भिगोकर, फिर उनको अलग कर लिया जाता है। तो देखिए अब आता है सूती धागे की कताई करना। सूती धागे की कताई किस प्रकार से की जाती है। सूती धागे की कताई करना, इसके लिए क्रियाकलाप देखिए। एक हाथ में कुछ रुई पकड़ी है, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरी है। ऐसे ऐसे जैसे बत्ती बनाते हैं ना, रुई से बत्तियां बनाते हैं। और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए, मतलब उनको ऐसे घुमाते रहिए। तो रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। तो देखिए इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसे ऐंठ लगाया जाता है उनमें। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। हस्त तकुआ आता है मशीन, उससे भी कर सकते हो आप, जिसे तकली कहते हैं। हस्त तकुआ, तकली। हस्त तकुआ हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखे से जो गांधी जी करते थे, इस प्रकार से ऐसे चलता था, वो डंडा होता था इसमें और यहाँ धागा बंधा जाता था इसमें। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की। उन्होंने लोगों को हाथगते धागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया। कि ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन के कपड़े बनाए हुए जो थे मशीनों से, उनको नहीं पहना जाए और खुद हाथ से रेशों का निर्माण किया उन्होंने। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 1956 में इसको इन्होंने बनाया। वृहत पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में
किया जाता है। तो अब आता है तागे से वस्त्र बनाना। देखिए तागे से वस्त्र कैसे बनते हैं, इसके लिए पहली प्रोसेस होती है बुनाई। क्या है बुनाई में? क्रियाकलाप 2 में आपने यह जान दिया होगा कि वस्त्र तागों के 2 सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है उनसे मिलकर बनते हैं। बिल्कुल 2 सेटों को व्यवस्थित किया जाता है। तो तागे के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। बुनाई तागे के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। इसके लिए क्रियाकलाप 5 देखिए। क्रियाकलाप 5 भिन्न रंगों की 2 कागज की शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब ऐसे इस प्रकार से मान लो ये काट लिया आपने, ठीक है। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर आधा मोड़ के क्या करोगे आप कि जैसे आपके इसमें चित्र में दे रखा है, देखो ऐसे अपन ने रेखा खींची इसमें और दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटावों से हम इनको जोड़ देंगे। तो देखिए क्या होता है, पट्टियों के बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया है इसमें कि इस प्रकार से जो है क्या होता है कि ये जो धागे हैं बुनाई इनकी धागों के मैं बताता हूँ। एक धागा नीचे से लिया, एक ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस प्रकार से इनको बुना जाता है और कपड़े का निर्माण हो जाता है। और ये कपड़ा तैयार हो जाता है आपका, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे ऐसे। तो ये क्रियाकलाप भी इसी प्रकार से है कागज का। अब आता है एक विशेष प्रकार की बुनाई। विशेष प्रकार की बुनाई कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ। जो आपके घरों में जो दादी होती है, आपकी मम्मी होती है, वो क्रोशिये से ऊन के वस्त्र तैयार करती है, वो विशेष प्रकार की बुनाई की हम बात करेंगे। एक विशेष प्रकार की बुनाई में देखिए, क्या कभी आपने ये ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं। इनकी बुनाई में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के टुकड़े को बनाने में किया जाता है। तो देखिए एकल धागा लगातार खिंचता चला आता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने वाली वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। कि इसमें क्या होता है, इस वस्त्र की बुनाई हाथों से तथा मशीन द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। तो इस प्रकार की बुनाई में क्या होता है कि ये जो होते हैं एक दूसरे में उलझाया जाता है, इनको क्रोशिये से बनाई जाती है। क्रोशिये आते हैं बनाने के, वो लोहे के होते हैं, तो उनसे विशेष प्रकार की बुनाई की जाती है, इसलिए हम इसको विशेष प्रकार की बुनाई कहते हैं। अगला आता है वस्त्र सामग्री का इतिहास। देखिए, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे।
तो वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां अथवा जंतुओं की चर्म, वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां, जंतुओं की चर्म तथा समूह से अपने शरीर को ढकते थे। देखिए वृक्षों की छाल, पेड़ पौधे, जंतुओं की चर्म वगैरह ये जो होती है, ये क्या है कि जंतुओं की जो त्वचा होती है, इनकी जो चमड़ी होती है, उससे ये अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयां तथा डलियां यानी टोकरी बनाना सीख लिया। फिर वो चटाई और टोकरी बनाने लग गए, चटाई और टोकरी, उनको बुनकर यानी बुनना सीख लिया था। फिर देखिए लताओं जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। मिस्र में जो है प्राचीन मिस्र में जो है इसमें क्या होता है, फ्लैक्स से जो है तैयार किए जाते थे। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए, जैसे सिलाई की सुई बनी। तो सिलाई की सुई बनने से क्या हुआ कि आविष्कार हुआ, सिलाई की सुई का आविष्कार हुआ, वस्त्र बनने लगे। और वस्त्र बनने लगे तो उन्होंने क्या किया कि वस्त्र पहनना स्टार्ट किया, कपड़े बनने लग गए। तो देखिए इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विविधताएं आ गई। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है हमको कपड़ों के रूप में। हमारे ही देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं, अलग अलग प्रकार का खाना है, अलग अलग प्रकार के रहने के तरीके हैं, बोलने की, बातचीत करने की भाषा है। तो इसलिए विविधतापूर्ण जो है बोला जाता है, विविधतापूर्ण। तो इस प्रकार बेटा कपड़ों का आपने पढ़ा इस चैप्टर में, तंतु से वस्त्र तक 2 पार्ट में आपका कंप्लीट हो गया 6 चैप्टर। और आगे हम करेंगे इसके जो है 4था चैप्टर करेंगे अब इसके बाद में कंप्लीट। तो इसमें 1-2 रिक्त स्थान है वो आप कर सकते हो आराम से, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हो। 2 प्रश्न है वो भी आपको इन नोट्स में मिल जाएंगे जो नोट्स हैं। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे पढ़ेंगे चैप्टर 4। थैंक यू।